ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं ये इकोनॉमी का चैप्टर है, पीपल एज रिसोर्स। क्लास 9th इकोनॉमी का बुक है। आप सोचेंगे कि यार कि हम तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम तो सिविल सर्विसेज देंगे, तो हम क्लास 9th का बुक क्यों ही पढ़ें, वो मेरे काम का थोड़े ना है ना। चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। इस सवाल को पढ़िए। ये सवाल है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच इनेबल्स, है ना। और ये पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। बीपीएससी 69th में ये सवाल आया था, ठीक है। ये सवाल पढ़िए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच इनेबल्स। हु बहू एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। आप बताइए, आपको किस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, किस कोचिंग वाले ने, किस फर्जी यूट्यूब चैनल वाले ने, किस महान सर, किस पठान सर, किस टोपी वाले ने आपको ये बताया कि भाई अगर इकोनॉमी में सही करना है तो सबसे पहले कि एनसीईआरटी को पढ़ो, क्योंकि ये सवाल जो है ना वो पीपल एज अ रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल यहाँ से बनता है। ये देख लीजिए, ये पहले पैराग्राफ में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात जो हम हमेशा लगातार पिछले साल से बोल रहे हैं अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स से, सभी लोगों से, कि भाई अगर आपको बीपीएससी की तैयारी सही तरीके से करना है तो आप बीपीएससी के पीवाईक्यू के साथ साथ यूपीएससी का जो 2018 तक का पीवाईक्यू है इसको कर जाइए। अगर इसको आप करते हैं तो फायदे में रहेंगे। और एग्जैक्टली सेम देखिए, ये जब मैं अभी रिसर्च कर रहा था इस सवाल पे, एग्जैक्टली 2018 में आया हुआ सवाल है ये। अगर 2018 तक का पीवाईक्यू आपने किया होता तो हूबहू सेम क्वेश्चंस मिल जाते। हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी बेसिक्स पे एक हमारे फैमिली मेंबर हैं, एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने हिस्ट्री में एग्जैक्टली मुझे फिगर नहीं याद है, वो देख के बताना पड़ेगा, कि जो टोटल सवाल थे ऑलमोस्ट 40 to 50% सवाल जो है वो यूपीएससी से रिपीट हुए थे। शायद एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल था या ओवरऑल पूरी हिस्ट्री की वो बात कर रहे थे, है ना। तो ये कंडीशन है। सॉरी। तो अगर आपको इकोनॉमी समझना है, पढ़ना है, स्कोर करना है, और ना सिर्फ प्रीलिम्स में, इकोनॉमी सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं है बाबू। इकोनॉमी जो है वो आपको मेंस में जाएगा, और मेंस में सिर्फ जीएस में नहीं है बाबू, मेंस में एसए में भी जाएगा। इकोनॉमी बोल के इसको ये नहीं बोलेंगे कि पॉलिटी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, आईआर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। सारे सब्जेक्ट इंटर कनेक्टेड, इंटर रिलेटेड है। अगर इकोनॉमी का आपको समझ नहीं है, अगर आपको ये समझ नहीं है कि सेकेंडरी सेक्टर में हमारा फिसड्डीपन होना कैसे हमारे नेबर्स के लिए बढ़िया है, और कैसे वो नेबर्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि हमारे यहाँ स्किल नहीं है, और इसलिए कैसे हम स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे स्कीम्स लेके आते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि ह्यूमन रिसोर्स को, पीपल एज ए रिसोर्स है, अगर इसको ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें हेल्थ देना होगा, हमें एजुकेशन देना होगा, हमें स्किल देना होगा। ये तो 3 बेसिक फंडामेंटल प्री रिक्विजिट है। अगर ये नहीं है तो रिसोर्स आपका कैपिटल नहीं बन पाएगा। जैसे आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है, और उस ज़मीन के टुकड़े को अगर आप चाहते हैं कि बहुत उससे रेम्यूनरेशन होने लगे, वो कैपिटल में बदल जाए, वो आपको रिटर्न देने लगे, तो उस ज़मीन के टुकड़े पे अगर वो गड्ढा है तो उसको भरना पड़ेगा। उस ज़मीन के टुकड़े पे आपको बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, या उस ज़मीन के टुकड़े पे कोई कारखाना लगाना पड़ेगा, है ना। तो जब वो सब कर लेंगे तो वो जो लैंड एज ए रिसोर्स है वो लैंड एज ए कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो पीपल एज ए रिसोर्स, पीपल एज ए कैपिटल में ट्रांसफॉर्म होगा। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं जानते हैं तो सॉरी माय फ्रेंड, आपको ये कहने में मुझे जरा भी मतलब थोड़ी भी संकोच नहीं है कि भाई आप ट्रबल में हैं, और सिविल सर्विसेज में मतलब आप अभी लंबा चलेंगे, आप टिकेंगे, अभी पिच पे टिक के आप खेलेंगे, आपको 5-7 साल लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप 9th क्लास का 50-60 पेज का किताब नहीं पढ़ सकते हैं, इसके बेसिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने के लिए आप नहीं तैयार हैं, जो एक नोवेल की तरह है, आप इधर उधर टाइम बर्बाद कर सकते हैं, बट जो चीज़ें काम की है वहाँ पे टाइम नहीं दे रहे हैं। आपको 1 घंटे का लेक्चर जो है वो बहुत लंबा लगता है कि यार ये एकदम मूड ख़राब कर दिया, और आप सोचते हैं कि एसडीएम बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे।
आप विजन आईएएस में कोचिंग कर लीजिए, वाजीराम में कर लीजिए, फोरम आईएएस में कर लीजिए, पटना वाला का तो हम नाम ही नहीं लेते हैं, कहीं भी आप कोचिंग कर लीजिए, नेक्स्ट आईएएस में कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। हर कोचिंग में 10-10 हज़ार बच्चे हैं, 20-30 बैच वहाँ पे चलता है, हर बैच में 500-500 बच्चे बैठते हैं। सबका हो जाता है क्या? क्यों नहीं होता है? और जिनका होता है वो कैसे हो जाता है? अगर आपने सही स्ट्रेटजी, सही गाइडलाइन, सही गाइडेंस, सही लाइन लेंथ पे आपने बॉल नहीं फेंका तो आपको विकेट नहीं मिलेगा, सिर्फ छक्का ही छक्का मिलेगा हर बार, चाहे आप कितना भी फास्ट बॉलर हो, कितना भी फास्ट बॉलिंग कर रहे हो। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। इन दो क्वेश्चंस को भी कंपेयर करके आपको समझा दिया। यूपीएससी 2018 में आया है, बीपीएससी 69 में आया है। इकॉनमी समझना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अपने आंसर राइटिंग को धार देना चाहते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल इंडिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्बन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी, ये चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। और अगर 10 मिनटिया वीडियो चाहते हैं आप तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी फटाक से निकल जाइए, नहीं चाहिए आप हमको यहाँ पे। एंड आई एम वेरी रूथलेस इन दीज थिंग्स। कमेंट में आके गाली देना कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्व शिक्षा अभियान यार हमारा देश गरीब है, पैसे नहीं है सरकार के पास। टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये भी आया हुआ है प्रीलिम 69 में ही सवाल। टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी डेवलप्ड नेशन या एज़ कम्पेयर टू नेबरिंग डेवलपिंग नेशंस। तो सरकार के पास तो पैसा आ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा तो है नहीं। उसके बाद भी सरकार इस चीज़ पे क्यों काम करता है कि सर्व शिक्षा अभियान, जो नहीं भी पढ़ना चाह रहा है ना उसको मिड डे मील दे के अट्रैक्ट करके बुला रहे हैं। हम सबको पढ़ाने के लिए पहले स्कीम लेके आए, तो गार्जियंस बोले जो गाँव में थे, जो गरीब हैं, जो पढ़ा नहीं सकते हैं, वो बोलते थे पहले कि स्कूल नहीं है, तो सरकार ने बोला हम स्कूल बना के देते हैं। उन्होंने बोला स्कूल चला जाएगा बच्चा तो भाई साहब खेत में काम कौन करेगा? तो हमने पूछा उनसे कि भाई खेत में आपका बच्चा काम करता है तो कितना कमा लेता है? तो उन्होंने बोला कि कम से कम अपना खाने भर तो कमा लेता है ना। जो लोग भी गांव में रहे होंगे, जो लोग भी धान गेहूं की कटाई देखे होंगे, तो उनको पता होगा कि खलिहान में जब आता है बच्चा लोग लगता है तो बच्चा लोग को कितना दिया जाता है, खुशी से दिया जाता है कि लो ये तुम ले जाओ, है ना, 1 किलो अनाज दे दिया गया, ठीक है, बच्चा भी खुश। ठीक क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर नहीं कर सकता, तो उसके हिसाब से उसको कम मिलता है वेजेस, है ना। चाइल्ड लेबर है, इलीगल है, लेकिन कम मिलता है। लॉजिक इसके पीछे का समझ रहे हैं कि क्यों सरकार खर्च करती है पैसा। तो इन्होंने बोला कि भाई अपना खाने भर तो कमा लेता है ना दोनों। तो हमने बोला कि ठीक बात है, खाने भर कमा लेता है, आपको इनका खाने का चिंता है, आप स्कूल भेजिए, हम बढ़िया खाना देंगे मिड डे मील स्कीम के तहत। खिचड़ी मिलेगा, अंडा मिलेगा, फल मिलेगा। वो अलग बात है कि सरकारी स्कूल के टीचर लोग जो है वो बच्चे क्या खाएंगे, वो क्या होता है वो सबको पता है, ठीक है। तो फिर गार्जियन ने क्या बोला कि ठीक है मुन्ना को भेजेंगे, मुन्नी को नहीं भेजेंगे। हमने पूछा क्यों? तो बोले कि भाई मुन्नी को भेज देंगे तो घर का काम संभालती है, ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी, फिर शादी ब्याह में दिक्कत होगा, फिर आगे पढ़ाने के लिए आप बोलेंगे, लड़का को तो फिर भी पढ़ा लेंगे, लड़की को क्यों पढ़ाएंगे। हमने बोला ऐसी बात है? तो उन्होंने बोला हाँ। हमने बोला चल कोई बात नहीं, आपको दिक्कत क्या है कि इनको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको दिक्कत क्या है कि हायर एजुकेशन कैसे होगा, आपको यही दिक्कत है, आपको दिक्कत है कि जॉब कैसे होगा, आपको दिक्कत है कि बाद में जब इनका शादी करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। हमने बोला हायर एजुकेशन में देते हैं रिजर्वेशन, हम देते हैं स्कॉलरशिप, पैसा भी देंगे, मैट्रिक में अच्छा नंबर लाएगी 30,000 रुपये देंगे, 50,000 रुपये देंगे, स्कूल जाने के लिए हम साइकिल प्रोवाइड करा देंगे। जॉब की बात आप करते हैं, जॉब में भी हम बहुत सारा सहूलियत देंगे, इनके लिए स्पेशल हम एक्ट्स पास करेंगे, लेबर लॉज लेके आएंगे, वेज पैरिटी लेके आएंगे, आर्टिकल 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कराएंगे डीपीएसपी को अच्छे से। मैरिज की बात है, चलिए आपके लिए मैं स्कीम लेके आता है सुकन्या समृद्धि योजना, है ना, कि भाई आप अभी से पैसा जमा कीजिए और वो बाद में इनको काम आएगा, इनको फायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें रिलेटेड है, इसलिए सरकार सर्व शिक्षा अभियान लेके आती है कि भाई आप ये सब चीज़ें कीजिए। अब इससे सरकार को क्या फ़ायदा है ना। यहाँ तक तो भाई इनको हम परसुएड कर रहे थे, जो ये मुन्ना मुन्नी के मम्मी पापा थे, मॉम डैड थे, उनको बोले कि प्लीज़ डैडी प्लीज़ मम्मी अपने मुन्ना मुन्नी को भेजिए स्कूल, तो उन्होंने भेजा, ठीक है। सरकार का क्या फ़ायदा है इसमें? क्यों ये स्कीम चला रही है, क्यों लोगों को लेके आ रही है, क्यों बच्चों को लेके आ रही है अपने स्कूल में, क्यों इनका इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए अलग अलग स्कीम देती है, अलग अलग स्कॉलरशिप देती है, मिड डे मील स्कीम चलाती है। सरकार को क्या चाहिए? सरकार किस लिए है? गुड गवर्नेंस करने के लिए है। किसके लिए? इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए। और इंडिया डेवलप्ड नेशन कैसे बनेगा?
इंडिया डेवलप्ड नेशन बनेगा कि भाई हमारे पास कैपिटल हो। कैपिटल किस सेंस में? हमारे पास फिजिकल कैपिटल हो, लैंड हो, मिनरल्स हो, सोना हो, गोल्ड हो, सब कुछ हो। हमारे पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो, बुद्धि, दिमाग, विजडम, जो इस फिजिकल कैपिटल को, फिजिकल रिसोर्स को कैपिटल में चेंज कर पाए। जो कोयला है, कोयला से एनर्जी निकाल पाए, यूरेनियम से एनर्जी निकाल पाए, जो इस फिजिकल रिसोर्स को, इस गोल्ड को, इसका गहना बना सके, अलग अलग डिजाइन बना सके और उसको एक्सपोर्ट कर सके। एक्सपोर्ट से फिर हमको फॉरेन रिजर्व मिल सके। फॉरेन रिजर्व मिले तो मेरा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले आके खड़ा हो जाए। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये होता है। इतना इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करे कि जीडीपी का ग्रोथ हो, और जैसे जैसे जीडीपी बड़ा होगा, जैसे जैसे इसका पाई चार्ट बड़ा होता जाएगा, सरकार को जो टैक्स जाता है जीडीपी में से वो इंक्रीज होगा। अगर 10% जाता है और जीडीपी है 100, तो सरकार के पास जा रहा है 10 रुपया। यही जीडीपी हो जाएगा 150, तो सरकार के पास जाएगा 15 रुपया। यही हो जाएगा 200 का जीडीपी, तो हो जाएगा 20 रुपया। सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा गया। सरकार इसको और खर्च करेगी, नया कल कारखाना, नया कॉलेज, नया आईआईटी, नया एनआईटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को फंडिंग। इससे क्या होगा? और मुन्ना मुन्नी लोग पढ़ेंगे। जब और पढ़ेंगे तो और फिजिकल रिसोर्स को फिजिकल कैपिटल में बदलेंगे। जब और बदलेंगे तो जीडीपी हमारा और बड़ा होगा, और जब जीडीपी और बड़ा होगा तो 200 रुपया की जगह 2000 रुपया आएगा। हमारा फॉरेक्स मजबूत होगा, हम एक्सपोर्ट अच्छे से करेंगे, हमारा एग्रीकल्चर सस्टेनेबल होगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करेगा, हमारा सर्विस सेक्टर सबसे बेहतरीन हो जाएगा। हम नया आईटी रिवॉल्यूशन लेके आ पाएंगे, हम नया एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन लेके आ पाएंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग में रिवॉल्यूशन लेके आ पाएंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान अगर नहीं रहेगा तो इसके बिना मेक इन इंडिया कंप्लीट नहीं है, दिस विल फेल। आप देख रहे हैं मेक इन इंडिया बहुत सक्सेसफुल स्कीम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया करने के लिए आपको ह्यूमन कैपिटल चाहिए। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, 150 करोड़ पॉपुलेशन है हमारा, बट वो कैपिटल में नहीं बदला है। उसके पास स्किल नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास हेल्थ नहीं है। 30 साल का आदमी डायबिटीज से, 30 साल का आदमी ब्लड प्रेशर से, 30 साल का आदमी अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीजेस से पीड़ित है। तो ह्यूमन कैपिटल नहीं है, और जब ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो मेक इन इंडिया कैसे होगा? कैसे हम फिजिकल रिसोर्स को फिजिकल कैपिटल में बदलेंगे? कैसे जो बाहर से कंपनियां आएंगी, एप्पल, और एप्पल को अपना मोबाइल को बनाना है, तो भाई सेमीकंडक्टर को सेट करने के लिए अगर स्किलिंग नहीं रहेगा इंडिया में तो कैसे ये होगा? ये तो एक एग्जांपल हुआ, ऐसा बहुत सारा चीज है। तो बिना सर्व शिक्षा अभियान के मेक इन इंडिया फेलियर है, ठीक है? बिना स्किल इंडिया के मेक इन इंडिया फेलियर है। ये होता है मेंस का अंडरस्टैंडिंग, ये होता है ऐसे के लिए अंडरस्टैंडिंग कि जब आपसे बोले कि बिहार की इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो वहां कोई अलग कहानी थोड़े ना है। वहां भी सेम चीज है कि आपको एजुकेट करना पड़ेगा, आपको स्किल देना पड़ेगा, स्किल के साथ साथ आपको हेल्थ देना पड़ेगा। तो आप एजुकेशन देते हैं, हेल्थ देते हैं, स्किल देते हैं, तब आपका इकोनॉमी ग्रो करने का चांसेस बढ़ता है, क्योंकि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल हो गया। इसलिए हम साइकिल स्कीम लेके आते हैं। अब इसको जितना डायरेक्शन में आप सोचिए, सोसाइटी के लेवल पे सोचिए, 360 डिग्री में खड़ा होकर सोचिए आप इसको। सोशल रिफॉर्म से आप जोड़ लीजिए, पैट्रियार्कल जो नोशन हमारे यहाँ है, हमारे समाज में है, जो सड़ा हुआ है, वहां से सोच लीजिए आप, ठीक है? तो ये सब स्कीम्स जब आप देखते हैं ना, तो आपके दिमाग में ये बातें चमकनी चाहिए कि सब स्कीम्स कुछ इंटर रिलेटेड है क्या? क्योंकि सरकार तो एक ही है, वही सब लेके आ रही है। तो जब सरकार एक ही वही लेके आ रही, तो एक कड़ी है ना। तो जब यहां से ये कड़ी जुड़ा है, तो ऐसे भी तो कड़ी जुड़ेगा, ऐसे भी तो जुड़ेगा, ऐसे भी तो जोड़ना है। ये कौन सिखाएगा? ये कहाँ सीखिएगा आप? नाम में परफेक्शन लगा लेने से, नाम में ऑफिसर लगा लेने से, या यूट्यूब पे मोटिवेशन का डोज लेने से, शॉर्ट्स देखने से कि हम 17 घंटा पढ़ाई करते हैं, ये कनेक्शन सीख जाएंगे आप। लक्ष्मीकांत को आप 10,000 बार पढ़ लीजिए, पॉलिटी में कनेक्ट करना नहीं सीख पाएंगे। आप 9th की इकोनॉमी को नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या ही कनेक्ट कर पाइएगा? तो जब तक आप ठीक से चीज़ों को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा। यही पीपल एज रिसोर्स, यही ह्यूमन कैपिटल आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा,
लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं, ये 60 पेज का बुक पढ़ने में क्या जाता है? अगर आप 150 पेज पढ़ लेंगे 9th और 10th मिला के, कितना भारी नुकसान हो जाएगा आपका। गाय बिक जाएगी आपकी, भैंस बिक जाएगा आपका, जमीन बिक जाएगा आपका, घर में डकैती हो जाएगा। अरे भाई, एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो इसको पढ़िए ना बकायदा, इसके कि भाई आप किसी और से पूछ रहे हैं, दुकान वाले से पूछ रहे हैं। अभी तक लोग करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहे हैं, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। अरे कोई एक मैगजीन, कोई एक सोर्स पकड़िए। कब से पढ़ना है? अरे पहले स्टैटिक कंप्लीट कर लो। स्टैटिक अगर कंप्लीट हो गया है तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर स्टैटिक नहीं कंप्लीट हुआ, ये पढ़ रहे हो, तो तुम ट्रबल में हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब विजन आईएएस, फोरम आईएएस, राव आईएएस आपको मंथली मैगजीन दे रहा है, कंपाइलेशन दे रहा है, देन व्हाई आर यू डूइंग द सेम थिंग विथ लेसर इफिशियंसी एंड लेसर स्किल, लेसर नॉलेज? यहाँ पे तो पूरी टीम तैयार कर रही है इसको, तो इसका फायदा उठाइए। वो जो कोचिंग फीस लेता है ना, वो जो टेस्ट सीरीज के नाम पे पैसा लेता है और क्लासरूम के नाम पे लेता है पैसा, वो तो पढ़ाती है, वो किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। जैसे पर्सनली मुझे बहुत सेटिस्फाई नहीं करता है, बट जो मैगजीन्स मिल रहा है, जो मटेरियल्स मिल रहा है, वो आपके काम का है, उसको यूज़ कीजिए। और वो इसलिए बन पा रहा है क्योंकि कोचिंग के पास इतना पैसा है कि वो टीम हायर कर सकती है ना। तो उसको आप यूज़ कीजिए अपने बेनिफिट के लिए। आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ट्रैप में फंसे हैं, है ना। चलिए, पॉपुलेशन एज एन असेट रादर देन लाइबिलिटी। हम लोग क्या सोचते हैं, जनसंख्या हो गया, बहुत खराब है, बहुत खराब है। आपसे पूछ देगा, ऑप्शन में ही दे देगा आपको यही सवाल यहाँ पे बना देगा कि ह्यूमन रिसोर्स इंडिया, यहाँ स्टेटमेंट बना देगा कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है पिछले 20 साल में काफ़ी बढ़ा है, या 1947 में इंडिया का पॉपुलेशन जो था वो 30 करोड़ के आसपास था, आज हम 150 करोड़ को टच करने वाले हैं, दुनिया के सबसे पॉपुलस स्टेट होने वाले हैं। सो कंसिडरिंग दिस स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग, है ना। और आंसर में क्या देगा नीचे उसमें कि पॉपुलेशन इज ऑलवेज बर्डन, पॉपुलेशन इज समटाइम्स बर्डन, पॉपुलेशन इज समटाइम्स गुड। इस तरह से स्टेटमेंट बनाएगा। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगा, आप दिन भर इस बायसनेस में रहेंगे कि कोई 10 बच्चा पैदा कर रहा है, कोई 20 बच्चा पैदा कर रहा है, और आप उसको कास्ट से या रिलीजन से जोड़ के देखेंगे, तो फिर यार आप उस क्वेश्चन को गलत मार्क करके आएंगे, और फिर आप क्या बोलेंगे कि आता हुआ क्वेश्चन हमसे गलत हो गया। I was knowing the answer, but I have marked the wrong option. पता नहीं उस समय दिमाग में क्या हो गया था। दिमाग में पता है क्या हुआ है? दिमाग में है प्रेजुडाइज, दिमाग में है बायसनेस। नंबर ऑफ चाइल्ड का, नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, नंबर ऑफ बर्थ का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप करंट अफेयर्स जो है वो आजकल के न्यूज़ चैनल से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल लेना देना होगा। अदरवाइज अगर आप एनसीईआरटी को किताब मानते हैं, बाकी इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमिस्ट मानते हैं, सोशल साइंटिस्ट को सोशल साइंटिस्ट मानते हैं, उनके थ्योरीज में विश्वास करते हैं, तो इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है एजुकेशन से, इसका लेना देना है हेल्थ कंडीशन से, इसका लेना देना है अवेयरनेस से, इसका लेना देना है इकोनॉमिक वेलबींग से। आप देखेंगे कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, कम समृद्ध हैं, कम अवेयर्ड हैं, वो उनके पास ज़्यादा बच्चे होते हैं। जो अवेयर्ड नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, जो अवेयर्ड नहीं है कि जिनको लगता है कि भाई अगर पुरुष नसबंदी होती है तो वो बड़ा नुकसान, मर्दानगी को चोट पहुंच जाएगा, तो नसबंदी हुई नहीं, तो भाई नसबंदी नहीं हुई है तो बच्चे तो ज़्यादा पैदा होंगे। एजुकेशन नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि 2 बच्चा होगा तो कितना खर्च होगा पढ़ाने में, और हम 6 बच्चा कर लेंगे तो कितना खर्च होगा। पढ़ाना तो है नहीं, वो खुद नहीं पढ़े और बच्चों को भी नहीं पढ़ाना है। अब बताइए, क्या ये रिलीजन से रिलेटेड है या कास्ट से रिलेटेड है? नहीं, रिलेशन एजुकेशन से है। अब ये इनडायरेक्टली रिलीजन से भले कनेक्ट हो सकता है कि ड्यू टू रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सम सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी आर स्टैंडिंग ऑन द मार्जिन्स, तो उनको एजुकेशन का मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, ठीक है, और उसके वजह से वो अनएजुकेटेड रहे, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादा दिखती होंगी। अब एक छोटा सा आपको कंपैरिजन यहाँ पे देते हैं। छोटा सा कंपैरिजन ये है कि बर्थ रेट आप कंपेयर कीजिए यूपी में और बर्थ रेट कंपेयर कीजिए आप केरल में।
है ना। यूपी का ज़्यादा है, केरल का कम है। यूपी का अराउंड टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, 3 के आसपास है। बिहार का इससे भी ज़्यादा है, 3.6 था। अभी का रिसेंट जो NFHS सर्वे हुआ उसमें कितना है पता नहीं, लेकिन 3.6 के आसपास था पहले। यानी एक कपल 3 बच्चा पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे 3.5 बच्चा पैदा कर रहे हैं। केरल का TFR कितना है, <2, रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हो गया। यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम केरल का पॉपुलेशन अब कम होगा, श्रिंक होने वाला है। हमारा अभी भी ग्रो कर रहा है। अब आप बताइए, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो पैदा होने का रेट है, यूपी में या बिहार में और केरल में, है ना। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, केरल में भी मुस्लिम पॉपुलेशन है। बट केरल के मुस्लिम पॉपुलेशन का TFR <2 हो रहा है। मामलापुरम डिस्ट्रिक्ट है जिसका केस स्टडी हम लोग को पढ़ना होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी का देखेंगे तो वो 3 से ज़्यादा है, 4 भी हो सकता है। आप हिंदू कम्युनिटी का देखेंगे तो 3 से ज़्यादा है। तभी तो पूरा ओवरऑल 3.4, 3.5, 3.6 और 3 आ रहा है। अब ये बताइए, ये दोनों स्टेट को जो कंपेयर कर रहे हैं, इसमें आपको क्या डिफरेंस पता है। वो न्यूज़ चैनल वाला नहीं कि यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जो कि देशद्रोही है, और यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया गवर्नमेंट है इसलिए देश प्रेमी है। फैक्ट्स पे बात करना है, कॉन्सेप्ट्स पे बात करना है। उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत हाईली पॉपुलस स्टेट है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में बदलने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना था, उस लेवल पे हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। केरल में उस लेवल पे हुआ। इसलिए यहाँ का लिटरेसी रेट बचपन से आप पढ़ते होंगे कि बहुत ज़्यादा है, 90% है, 99% है, 100% है। वहाँ की फीमेल लिटरेसी रेट 90% से ज़्यादा है। लेकिन यूपी बिहार में वो केस नहीं है। तो ये जो पूरा पॉपुलेशन वाला मामला है ना, ये रिलीजन से, कास्ट से, कम्युनिटी से नहीं रिलेटेड है। ये पूरा मामला रिलेटेड है एजुकेशन से, हेल्थ से, अवेयरनेस से, इकोनॉमिक वेलबींग से। आदमी को डर लगता है कि हम 2 बच्चा पैदा करेंगे, 1 बच्चा पैदा करेंगे, बाद में अगर इसको कुछ हो गया तो फिर मेरा देख रेख कौन करेगा। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक वेलबींग है आपके पास, तो ये थॉट आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि मेरे बच्चे को अगर कुछ हो जाएगा तो बुढ़ापा कैसे कटेगा। बिकॉज आपके अकाउंट में उतना पैसा है, आपके पास उतना असेट है, आपके नौकरी और पेंशन में उतना दम है। तो आप ये ना सोच के आप ये सोचेंगे कि अपने बच्चे को आप कितना तोप बनाना है, बच्चे को कितना बढ़िया न्यूट्रिशन देना है, बच्चे को कितना बढ़िया हेल्थ कंडीशन से हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना है, ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बचा रहे, कम्युनिकेबल डिजीज से बचा रहे, मेंटल हेल्थ उसका अच्छा हो, फिजिकल हेल्थ उसका अच्छा हो। तो कभी कुछ नहीं होगा। यही रीज़न है कि आप देखिए कि जो अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो इकोनॉमिकली वेलबिंग है, वहाँ पे अगर आप इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आप देखिए, वहाँ पे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट देखिए, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट देखिए, आप लगभग ना के बराबर मिलेगा। लेकिन IMR आपको नीचे में ज़्यादा मिलेगा। इसलिए ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं। ये डर है, हेल्थ नहीं है। उनको ये डर लगता है कि एक ही बच्चा रहेगा तो 2 ही हाथ हुआ कमाने वाला, तो आज के हिसाब से 300 रुपया रोज कमाएगा। लेकिन 2 बच्चा रहेगा तो 600 हो जाएगा, 3 बच्चा रहेगा तो 900 हो जाएगा, 4 बच्चा रहेगा तो 1200 हो जाएगा। वो ये नहीं सोच पाते हैं कि 2 हाथ के साथ फिर एक पेट भी आता है, तो उसी प्रोपोर्शन में बर्डन भी बढ़ता है। तो आपके पास ओवरऑल इनकम नहीं आएगा। ठीक है, बट ऐसा मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अवेयर्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग उनका डेवलप नहीं हुआ है, कोई लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है रूरल एरियाज में, है ना। तो पॉपुलेशन को हमेशा बर्डन नहीं समझना। पॉपुलेशन बर्डन तब बन जाता है जब आप इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं ना, पैसा किसी के लिए काम आता है, पैसा किसी पे बर्डन बन जाता है। तो जो पैसे को ठीक से यूज़ नहीं करेगा तो उस पर तो बर्डन बनेगा बॉस, और जो ठीक से यूज़ करेगा बर्डन नहीं बनेगा। पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स, पॉपुलेशन एज एन असेट रादर देन अ लायबिलिटी, पहले लाइन में लिखा गया। आप ऐसे में क्या करेंगे, पहले ही लाइन नेगेटिव लिखेंगे कि हाँ यार पॉपुलेशन तो बढ़ गया है, बड़ा दिक्कत है, नहीं होना चाहिए था। अभी है तो अभी जब है तो उसको पॉजिटिवली लेना है और उसको यूज़ करना। यही काम सिविल सर्वेंट्स का, यही काम ब्यूरोक्रेट्स का, लीडर्स का होता है कि जो कंडीशन है उसमें सिर्फ पॉजिटिव निकाल के आपको काम करना है। एडवर्स सिचुएशन में पॉजिटिव काम करना है।
5 बॉल में 15 रन बनाना है। ये थोड़े बोले कि हर बॉल में 3 रन कहाँ से हो जाएगा, इतना कहीं कोई छक्का मारना पड़ेगा बॉस, यही है, अभी और कोई दूसरा उपाय नहीं है। समझ रहे हैं? पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, जो भी हम आपको समझा रहे थे पूरा कहानी। और 90% जनता तो यहीं से भी आउट हो चुकी होगी वीडियो से, है ना, कह रहे क्या बकवास कर रहा है। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। अगर आपसे यही पूछे क्या है ह्यूमन कैपिटल, भाई स्टॉक ऑफ स्किल है, स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव नॉलेज है, स्टॉक ऑफ हेल्थ है कि हेल्दी है। हेल्दी है तभी तो कैपिटल है, अनहेल्दी है, आपको डायबिटीज है, शुगर है, भयंकर बीमारी है, क्रोनिक डिजीज है, तो आप तो कैपिटल बन ही नहीं पाएंगे ना। आप कितना भी स्किल्ड रहिएगा, कैपिटल नहीं बन पाइएगा। फिर आपको अपने हेल्थ को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं, अगर आप हेल्दी रह पा रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं जीडीपी में, तब तो ठीक है। नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, आप काम करने के लायक ही नहीं बच पाए, अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया, आंखें चली गई, हाथ चला गया, पैर चला गया, और आप मुंह से भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, मुंह से भी बोल के पॉडकास्ट बना के कुछ नहीं कर रहे हैं, या पढ़ा के कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप रिसोर्स रह गए, आप कैपिटल नहीं बने, है ना। और जब रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो रिसोर्स कर्स एक टर्म पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में आया था कि जब रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता है ना तो एक टाइम के बाद वो कर्स बन जाता है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब पहले एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा, तब इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि आप इसको ऐसे में यूज़ कर पाएँ, आप इन सब चीज़ों को जीएस में भी लिख पाएँ, और आपका एक ब्रॉड थिंकिंग प्रोसेस हो, है ना। वो झंडीमार टाइप का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होता है और झंडीमार टाइप का जो इकोनॉमी पढ़ाता है, वो चीज़ ना हो, आप चीज़ों को ठीक से समझ पाएँ, है ना। और जब ये समझ जाएंगे फिर आप कीजिए एडवांस क्लासेस, जो भी आपको करना है। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। पॉजिटिव साइड को ऑफन हम लोग ओवरलुक कर देते हैं। एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी। जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है उसको एजुकेट कीजिए, उसको हेल्दी बनाइए, उसको स्किल दीजिए, तो वो क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, कैपिटल फॉर्म होगा, है ना। कोयला खदान से निकला तो कोयला है, या लोहा खदान से निकला तो लोहा है, लेकिन उस लोहे में जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के तहत, ये तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, माइनिंग, है ना, खोद के निकाले। अब जब ये टाटा स्टील में गया और मैन्युफैक्चरिंग हुआ इसका, तो मैन्युफैक्चरिंग करके इसको हम क्या बना दिए, कप बना दिए, गिलास बना दिए, प्लेट बना दिए, इसी से हवाई जहाज भी बना दिए, इसी से ट्रक भी बना दिए, इसी से कार भी बना दिए। अब यही लोहा जो रिसोर्स था वो क्या बन गया, ये रिसोर्स बन गया आपका कैपिटल। अब इसको आप शोरूम खोल के बेच सकते हैं, है ना। तो ये बच्चा जो अभी ह्यूमन रिसोर्स है पढ़ेगा, अगर इसने एमबीबीएस किया तो ये डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर बनने के बाद किसी हॉस्पिटल में काम करेगा या अपना क्लिनिक खोलेगा। जब अपना क्लिनिक खोलेगा तो क्या होगा, ये खुद को अपने स्किल को बेच पाएगा, अपने स्किल से लोगों को हेल्प कर पाएगा, और बदले में जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसके बदले में इसको पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो इसका अपना इकॉनमी जनरेट होगा, बूस्ट होगा, ये टैक्स देगा लोगों को, सरकार को हेल्प करेगा लोगों की, कभी कभी फ्री में भी चीज़ें करेगा कि संडे को कैंप लगा रहे हैं। जब टैक्स देगा तो सरकार के पास पैसा गया, सरकार और मेडिकल कॉलेज खोलेगी, इसके जैसा और बच्चा तैयार होगा। इसके पास और पैसा आएगा तो 2 तल्ले का हॉस्पिटल खोलेगा, 3 तल्ले का हॉस्पिटल खोलेगा, तो इस लोकेलिटी में लोगों को हेल्थ सर्विस मिलेगा जो कि पहले नहीं मिलता था। हेल्थ सर्विस मिलेगा तो अब लोग बीमार कम पड़ेंगे, तो लोग बीमार कम पड़ेंगे तो अगेन वो ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल की तरफ जाएंगे। समझ रहे हैं? कहानियों को ऐसे समझना होता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, एजुकेट कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, मेडिकल केयर कीजिए, यील्ड अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जैसे फिजिकल कैपिटल से रिटर्न मिलता है उसी तरह से यहां से भी आपको रिटर्न मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड। हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्टिविटी होगा उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा, जितना ज़्यादा आपका इनकम होगा आपका कैपिटल वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा, आप उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, उतना ज़्यादा टैक्स वगैरह पे करेंगे, उतना ज़्यादा सर्विसेज सबको प्रोवाइड कराएंगे, सोसाइटी उतना बढ़िया होते जाएगा। तो पूरा साइकिल में चल रहा है ये, अकेले अकेले नहीं होता है कुछ। डॉक्टर वहीं पे बहुत महान बन पाता है जहाँ पे लोग, पूरा सोसाइटी उसको महान बनाने की कोशिश करते हैं। महान मतलब उस कैपिटल को होन करने की कोशिश करते हैं, उस कैपिटल को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज तो फिर क्या है कि आप देखिए गांव में तो फिर वो झोला छाप झंडीमार डॉक्टर भी हैं जो सुई दे के जान ले लेते हैं। ठीक है,
तो हायर इनकम्स अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी जितना ज़्यादा इनका रहेगा, स्किल जितना ज़्यादा है, 1 घंटे में जितना अच्छे से मरीजों को जितना ज़्यादा देख पाएंगे, जितना क्रिटिकल से क्रिटिकल चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, तो इनका प्रोडक्टिविटी उतना अच्छा, तो चार्ज फीस वगैरह उतना बढ़िया, तो इनकम हाई। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी दिया गया है, प्लानिंग कमीशन का एक पैराग्राफ उठाया गया है कि इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ग्रेटर नॉलेज, इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, रैपिडली इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स लैंड रिसोर्स। वही लैंड रिसोर्स था, हम मतलब लिटरली भिखमंगे की स्थिति में था, हमारे पास खाने को अनाज नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नारा देना पड़ा, जय जवान जय किसान। क्यों कि जय जवान इसलिए कि इंडो चाइना वॉर हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान 2 बार वॉर हो गया। जय किसान क्यों कि खाने के लिए अनाज नहीं है, तो किसान आप अनाज उपजाइए, मेहनत कीजिए। ये वो दौर है, आप उस समय का सिनेमा देखिए, किस तरह का सिनेमा आता था, है ना, इस चीज़ को डिपिक्ट करता था। ठीक है, लेकिन ये क्यों देना पड़ा, लाल बहादुर शास्त्री को ये क्यों बोलना पड़ा कि सप्ताह में 1 दिन उपवास रखिए, कम से कम 1 टाइम उपवास रखिए, उस समय का अनाज बचेगा तो बहुत लोग का पेट भरेगा। हमारे पास अनाज नहीं था, अनाज नहीं था, हम इतने पुअर थे, इतने पॉवर्टी के कंडीशन में थे, और वहाँ से फिर हम कैसे ऐसे हो गए कि आज हम राइस, वीट सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल्स बना के, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगेन फिर वो आप टीवी न्यूज़ देखेंगे और सोचेंगे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ है, अभी तो देश जो है 2014 में आज़ाद हुआ है। तो यार वो टीवी न्यूज़ और पापा मम्मी के लिए छोड़ दीजिए, अंकल आंटी के लिए। आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, आप ये कीजिएगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद आप ये कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगर आप ये कीजिएगा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो इकोनॉमी में आपसे सवाल पूछेगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉलिसी जो आया था, तो बताइए उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आप बोलेगा कुछ नहीं हुआ था, है ना। आपसे पूछेगा कि 1991 में जो एलपीजी हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, आप बोलेगा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि सब कुछ हुआ था इस साल के बाद। ऐसा थोड़े होता है यार, 2014 के बाद मोदी जी ने जो भी किया तो उसके लिए पहले से बेस बना हुआ था, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ बुरी चीज़ें थी। ठीक है, तो वो सब मिला के क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, फिर उस पर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स या आपके बाकी ग्रैंड पेरेंट्स अच्छे भी होंगे, हो सकता है कि नहीं के बहुत बुरे होंगे, बट वो एक प्लेटफॉर्म जो तैयार होता है, हम उसी पे खड़े होते हैं, है ना, उसी पे खड़े होते हैं और वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो हम इस कंडीशन से इस कंडीशन में कैसे पहुंचे, बेसिकली ये कहानी यहाँ पे बताया जा रहा है भाई। तो इसके लिए क्या किए कि हमने ग्रीन रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लाया, और क्या किया कि ग्रेटर नॉलेज, मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च है, नॉर्मन बोरलॉ, एम.एस. स्वामीनाथन और बड़े बड़े इस तरह के लोग जिनका कि नाम हम लोग लेना उचित नहीं समझते, नहीं जानते हैं, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं। इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, और इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स लेके आए, इलेक्ट्रिसिटी दिया, जो लैंड था स्कार्स उनको हमने सब्सिडाइज फर्टिलाइजर दिया, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दिया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो तब जाके हम यहाँ से यहाँ पहुँचे। यानी कि जब रिसोर्स था उसको हम उसमें इन्वेस्टमेंट किए तो हमको कैपिटल मिला, यानी पॉवर्टी से, पुअरनेस से हम ग्रीन रिवोल्यूशन और एक्सपोर्ट के तरफ पहुँचे। ये है कहानी, ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ ह्यूमन में नहीं, कहीं भी ये फॉर्मूला है। आप रिसोर्स हैं, अगर आपने इन्वेस्ट किया अपने में, आपने सिलेबस पे काम किया, आपने PYQ पे काम किया, आपने ठीक से करंट अफेयर्स पढ़ा है, आपने ठीक से स्ट्रेटजी फॉलो किया है, आप गलत ट्रैप में नहीं फंसे हैं, आप इन्वेस्ट किए खुद में, आप कैपिटल बनेंगे, आपका रिजल्ट होगा। नहीं करेंगे, बैक टू पवेलियन, है ना। तो ये चीज़ है। तो इट डजेंट मैटर कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी के किस फेज में। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं जानते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको करना ही पड़ेगा, पड़ेगा। यू कैन नॉट बी हाइडिंग आउट ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा गया है इसमें। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स। सोसाइटी गेन्स, अभी कहानी बताया ना, डॉक्टर साहब थे तो उनके आसपास का पूरा सोसाइटी सबको हेल्थ सर्विस मिल रहा है। कोई इंजीनियर साहब होंगे तो घर बनाने का नक्शा मिलेगा,
कोई और रिसर्चर होगा, वो वैक्सीन बनाएगा, उससे सोसाइटी को हेल्प मिलेगा। आज अगर हमारे पास एजुकेटेड लोग नहीं होते, ठीक है, हमारे पास वैक्सीन डेवलप करने की पोटेंशियल नहीं होती और वैक्सीन नहीं डेवलप किए होते, तो हम दुनिया का वैक्सीन कैपिटल नहीं बने होते, हम वैक्सीन मैत्री अपने इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं लेके आए होते। और इस वैक्सीन कैपिटल, वैक्सीन मैत्री से क्या हुआ? इंटरनेशनल गुडविल जनरेट हुआ, इंडिया का लोग लोहा माना। तो ये अल्टीमेटली किसको फायदा किया? इस सोसाइटी को फायदा किया ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो एजुकेशन और हेल्थ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सोसाइटी को फायदा होगा। इसलिए सोसाइटी में जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो मांग करते हैं कि हमारे लिए मस्जिद बनवा दो, हम वहाँ पे बैठ के अल्लाह अकबर करेंगे। स्कूल चाहिए? नहीं, स्कूल नहीं चाहिए, पहले मस्जिद चाहिए। हमारे लिए मंदिर बनवा दो, वो भी दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ग्रैंड, सबसे बड़ा, और कुछ पुराना तोड़ के बनाओ तो और बढ़िया। बोले स्कूल लोगे, कॉलेज लोगे? नहीं, इसका क्या करेंगे, पढ़ने वाला कहीं पढ़ लेता, लालटेन में पढ़ लेता है, टेबल लैंप का जरूरत थोड़े है, स्ट्रीट लैंप में पढ़ लेगा। अम्बेडकर टेबल लैंप में पढ़े थे, गांधी जी टेबल लैंप में पढ़े थे। हमको मंदिर दो। मंदिर बहुत सही जगह है, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, मेडिटेशन हो जाता है वहाँ, इतना पॉजिटिव वाइब्स होता है, वहाँ का वाइब्रेशन इतना अच्छा होता है। बट क्या सोसाइटी को इसके लिए मार करना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, या सोसाइटी को इसका डिमांड करना चाहिए? तो जब बजट आता है तो आप देखते हैं कि जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो जो अच्छे इकोनॉमिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि भैया इस बजट में एजुकेशन पे तो खर्च ही कम किया गया, बजट का कम से कम 10% एजुकेशन में देना चाहिए। और बजट हम कितना दे रहे हैं? 5%, 7%, 3%। स्टेट का तो और बुरा हाल है। तो टोटल खर्च में अगर हम 10 रुपया सिर्फ खर्चा करेंगे पढ़ाई लिखाई पे और 90 रुपया इधर उधर खर्चा हो रहा है, तो आप सोच के देखिए कि आपके घर में 10,000 का इनकम है और उसमें मात्र 100 रुपया, 10% यानी कि 100 रुपया खर्च हो रहा है। क्या स्थिति होगा एजुकेशन का, है ना? सॉरी, 100 रुपया बोल दिया, 1,000 रुपया, और 4 बच्चे हैं आज के डेट में। बताइए क्या इस 1,000 रुपये का क्या क्या एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होगा? तो हमें अपने बजट का ठीक ठाक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बजट का 3% करेंगे, 10,000 रुपये आ रहा है इनकम और 3% कर रहे हैं, मतलब 300 रुपये। बाकी 9,700 कहाँ गया? कर्जा में, कपड़ा में, घूमने में, खाने में नहीं। यहाँ पेट काटना है, यहाँ पे बढ़ाना है। ये बढ़ेगा, एक जनरेशन इस पे काम करेंगे, 4 बच्चे हैं घर के, चारों पढ़ेंगे। जरूरी नहीं कि सब IAS ही बन जाए, BPSC ही निकाले, बट दे विल बिकम ह्यूमन कैपिटल, दे विल स्टार्ट अर्निंग मोर, और एक चेन शुरू होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होगा और ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। वाई? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो है वो बाकी कैपिटल्स को, बाकी रिसोर्सेज को कैपिटल बना सकता है, लैंड को कैपिटल बना सकता है, मिनरल्स को कैपिटल बना सकता है। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो सुपीरियर हुआ इन सब चीजों से। और यही इसी चैप्टर में जापान का आपको एग्जांपल देगा कि भाई उसके पास तो कोई रिसोर्स ही नहीं है, कोई मिनरल ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। कैसे? ऐसे ह्यूमन कैपिटल, बाकी सब कुछ इंपोर्ट कर लिए और ह्यूमन कैपिटल को इतना इफिशिएंट बनाया कि लाजवाब लाजवाब प्रोडक्ट बनाए और दुनिया में एक्सपोर्ट किया। उनके पास तो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं, वो तो एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री है, एक्सपोर्ट से ही कमाया। इंडिया तो क्या है, हमारा 40% शायद 60%, मतलब डेटा एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है ना, ये हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन से आता है ना। 60% अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन से ड्रिवन है तो मेजोरिटी हमारा जो GDP का है वो हम लोग खुद ही खा रहे हैं, इसलिए वो ग्रो कर रहा है। जापान का केस देख लीजिए भाई, वो एक्सपोर्ट कर रहा है सिर्फ इसके बदौलत, ह्यूमन कैपिटल के बदौलत। अब लायबिलिटी है कि एसेट है, आप खुद समझ लीजिए।
प्रोडक्टिव एसेट में बदल देता है एजुकेशन, हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग, साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा सा कहानी दिया। अब यहाँ पे क्या सीखने का चीज़ है, देखिए जो लोग ये बोलते हैं कि ऐसे को कैसे स्टार्ट करना, देखिए स्टोरी राइटिंग कितना कितना प्यार से एक स्टोरी लिख दिया गया। चूंकि ये बुक है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लंबा भी लिख सकता है, इसी चीज़ को जब आप कंडेंस कर देंगे तो बड़ा अच्छा स्टोरी लिखा जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया स्टोरी लिखा जाएगा। एक स्टूडेंट है, सी इज़ वेरी यंग, मतलब कि अभी पहला अटेम्प्ट वो देने वाले हैं। हम जब भी उनका आंसर देखते हैं या उनका ऐसे देखते हैं और उनका हैंड राइटिंग देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि उनका लाइन ऑफ थॉट बहुत क्लियर है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा मेहनत है और लाइन के उस पार है वो। देर वर टू फ्रेंड्स, विलास और सकल का कहानी है, सीमापुर विलेज का नाम है, ठीक है। सकल वाज ए 12 ईयर बॉय, सकल जो है 12 साल का लड़का, उसकी मदर है शीला, वो डोमेस्टिक अपना काम करती हैं, घर का जो काम है वो देखती हैं। पिताजी जो उनके बूटा चौधरी हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड पे काम करते हैं। बूटा और शीला जो है वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत बेचैन है, वो चाहते हैं कि पढ़े, आगे बढ़े, है ना। गांव के स्कूल में उसको पहले पढ़ाते हैं, फिर हायर सेकेंडरी में जाता है, फिर उनके पिताजी परसुएट करते हैं कि और आगे पढ़ो, तो वो कंप्यूटर में डिप्लोमा करता है, मेरिटोरियस था तो बहुत अच्छा से काम करता है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। जॉब मिल जाता है और जॉब में काम करते करते एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो नया नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने लगता है, इसके बेसिस पे उसको प्रमोशन मिलता है, अच्छा सैलरी मिलता है, ठीक है। एक तरफ दूसरी कहानी है विलास की। विलास वहीं रहता है, सकल का दोस्त है। उसके पिताजी जब ये 2 साल का था तभी 5 डबे फिशरमैन थे, तो ये काम अब माता जी करती हैं, गीता मछली बेचती हैं, 20 से 30 रुपये कमाती है रोज मुश्किल से। विलास को आर्थराइटिस हो जाता है, मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर के पास नहीं जा रही है, हेल्प नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। एजुकेशन तो पहले ही नहीं मिल रहा था, हेल्थ भी खत्म हो गया, ठीक है, एजुकेशन भी नहीं मिल रहा। अब माता भी बीमार पड़ जाती है, अब उनको देखने के लिए कोई नहीं है। विलास टू वाज फोर्स्ड टू सेल फिश, आर्थराइटिस है, हेल्थ अच्छा नहीं है, फिर भी मछली बेचना पड़ रहा है। एंड अर्न ओनली अ मीगर, वही 20-30 रुपये, और खर्चा बढ़ गया। हाउ दे विल मैनेज। तो ये 2 कहानी में आपको क्या समझ में आया कि जो शकल था उस पे उसके हेल्थ और एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया गया, तो ये ह्यूमन कैपिटल बन गया और जाके सॉफ्टवेयर फर्म में काम करने लगा और प्रमोशन मिला, बढ़िया सैलरी कमा रहा है। और इसी का दोस्त विलास जो है, उसके पिताजी नहीं रहे ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, और इसके वजह से उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। माताजी उतनी सक्षम नहीं थी कि इन्वेस्ट कर पाती, और इनकी स्थिति देखिए कितनी दयनीय हो गई। ये ह्यूमन रिसोर्स था, कैपिटल नहीं बन पाया, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ना हेल्थ में ना एजुकेशन में। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमारा ठीक ठाक पॉपुलेशन जो है वो तो ग्रो कर चुका है, वो तो 20 साल का है, 25 साल का, तो पीछे जाके पढ़ा नहीं सकते हैं, तब क्या करें भाई? कैसे इसको हम कैपिटल बदलें? ये तो ह्यूमन रिसोर्स है और वेस्ट होने वाला है, तो इसको कैसे हम कैपिटल में बदलेंगे? इसको कैपिटल में बदलने के लिए ही सरकार स्किल इंडिया मिशन लेके आई थी। इसको बदलने के लिए ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अलग अलग चीज, वोकेशनल कोर्सेस आप कीजिए, सीखो और कमाओ स्कीम, ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए अलग अलग सब्सिडी दिया जाता है, कैपिटल सब्सिडी दिया जाता है कि 10 लाख का बिजनेस है, 2 लाख तुम अपना लगाओ, 10 लाख रुपया, हम 8 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। और ये 2 लाख रुपया भी बोले कि हम गरीब है, नहीं कर सकते हैं, बोले ठीक है बैंक से इंटरेस्ट पे दिलवा देते हैं। बोला इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, हम बोले चलो इंटरेस्ट में भी तुमको सब्सिडी दे देते हैं। तो जो हमारा कैपिटल रिसोर्स वेस्ट होने वाला है उसको सरकार बचाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन अब जो रिसोर्स है वो समझे तब ना। अब उनको झंडा लेके घूमने में मज़ा आता है, बाइक में कोई 200 का तेल डलवा दिया तो रैली में जाने में मज़ा आता है, बाइकर गैंग बनने में मज़ा आता है कि 500 बाइक हम लेके एक बार निकलना, और उसके बाद 5 साल के बाद अरे आज से 20 साल पहले भी तुम्हारे जैसा बाइकर गैंग था, 50 साल बाद भी रहेगा। आज से 50 साल पहले भी रैली में जाने वाली भीड़ थी, 50 साल बाद भी रहेगा। तुम्हारा क्या भला हुआ? सरकार तुम्हारे लिए जो सच में काम कर रही है, तुमको एज ए ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना चाहती है, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ ना, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। इन द 2 केसेस स्टडी, शकल और इसका जो देख रहे हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, विलास आर्थराइटिस हो जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये सब कहानी आपको बता दी। केस ऑफ शकल, सेवरल ईयर ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, इनहैंस इज टोटल प्रोडक्टिविटी, है ना। सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन क्या करेगा? 20 साल से पढ़िए रहा है 5 साल से तैयारी कर रहा है बीपीएससी का, कुछ तो नहीं कर पाया। आप तो बहुत कुछ कर लिए ना, जो लोग बोल रहे हैं।
जो लोग बोल रहे हैं ना चंद्रयान 3 में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, और अभी जो गगनयान जा रहा है ना उसमें एस्ट्रोनॉट बन के जा रहे हैं ये लोग। और हम लोग जब से बीपीएससी और यूपीएससी का तैयारी शुरू किया ना तब से जीडीपी का ग्रोथ रेट हो गया मात्र 2%। और हमको जो लोग ताने मारते हैं, जो सुनाते हैं, उनके टाइम पे जीडीपी का ग्रोथ रेट था 20%। हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करते थे उस समय, चाइना को एक्सपोर्ट करते थे। हम यूएस से इंपोर्ट नहीं करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। यूएस हमारे दरवाजे पे कन्याकुमारी के पास कटोरा लेके भीख मांगता था। लेकिन जब से साला हम लोग तैयारी करना शुरू किए यूपीएससी और बीपीएससी का, हमारा जीडीपी बैठ गया है, रिसेशन आ गया है, इन्फ्लेशन हो गया है, फसल पे पेस्ट अटैक हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हीट वेव चलने लगा है। और सबका जिम्मेदार हम ही लोग हैं। वी द aspirants of UPSC, BPSC, civil services, hereby solemnly resolved to make our country worse and worse and worse. Because हमारे जो ये पीछे वाले जो ये पान गुटखा चबा के जो बैठे हुए हैं, जो थूक थूक के पूरा दीवार पूरा सड़क लाल किए हुए थे, जिनके लिए स्वच्छ भारत अभियान लाना पड़ा, जिन्होंने इतना ब्लैक मनी जमा किया कि उसके लिए स्कीम लाना पड़ा, जिन्होंने सरकार जब नौकरी दी, जिन्होंने सरकार ने जब सब्सिडी दी तो उसका इतना मिसयूज किया कि 1991 में हमको फोर्स्ड रिफॉर्म करना पड़ा। फोर्स्ड एलपीजी होता है हमारे यहाँ, आईएमएफ फोर्स कर देता है क्योंकि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि सब्सिडी का पैसा ले लेके बैठ गए थे। पुल बनता था, कहीं पे दीवार बन रहा है तो सुबह लोटा लेके गए और लौटते समय वहां से 5 गो ईंटा लेके आ गए। परिवार का 3 आदमी गए, 20 गो ईंटा लेके आ गए, समझे कि यही मेरा कमाई है। सरकार का 20 गो ईंटा उठा लिए हैं। रेलवे लाइन से गिट्टी उठा के लाते थे अपना गड्ढा भरने के लिए। वो आपको बता रहे हैं कि आप सिविल सर्विसेज का तैयारी करके देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सही बात है भाई, मान लीजिए। Several years of education added to the quality of labor enhances total productivity of सकल। तो टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ा है बॉस, और टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ा ना तो ये सबके लिए फायदेमंद है, पूरी सोसाइटी के लिए फायदेमंद है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव यू रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर। और फ्यूचर का वेट कौन कर सकता है? जिसके पास थोड़ा बहुत प्रोविजनिंग हो, है ना, जो बर्दाश्त कर सकता है। जो एकदम गरीब है, गरीबी देखा के नीचे, वो क्या करेंगे यार? भीख मांगना पड़ता है, खेत में जाके काम करना पड़ता है। इसलिए सरकार इन लोगों को ये जो फ्यूचर वाला जो हिसाब किताब है ना, यहाँ तक सस्टेन करने के लिए स्कीम लेके आती है कि चलो भाई तुम्हारे लिए हम स्कीम लेके आ रहे हैं कि तुम अपना बच्चा को, तुम तो बर्बाद हुए, इस समाज और इस पूरा सिस्टम का देन है, और तुम्हारी अपनी भी थोड़ी बहुत गलती है, 5%, 95% तो सिस्टम का फॉल्ट है। बाकी तुम अपने बच्चे को इसमें मत पुश करो, इसको यहाँ से निकलने दो। इसके लिए हम स्कीम्स लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। एजुकेशन डे 1 से रिटर्न देना नहीं शुरू करेगा। आप चॉकलेट लेके डब्बा लेके बैठ जाइएगा बेचना, डे 1 से रिटर्न मिलेगा। एजुकेशन में डे 1 से विजिबल रिटर्न नहीं मिलेगा, इनविजिबल है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल आपका ग्रो कर रहा है। अ चाइल्ड with investments made on her education and health, high return in the future, higher earning and greater contribution to the society. Educated parents invest more heavily. क्यों? क्योंकि उनको पता है एजुकेशन का, शिक्षा सेवनी का दूध है। अंबेडकर साहब बोल के गए थे। तो एजुकेटेड पेरेंट्स इन्वेस्ट मोर हेविली। क्यों? रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ऑल्सो प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। और एजुकेटेड है तो बच्चे भी कम रहेंगे तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो वर्चुअस साइकिल शुरू होता है, पॉजिटिव साइकिल शुरू होता है, जो साइकिल आपको हम बना के दिखाए और हमेशा बना के दिखाते हैं। इंटरलिंकिंग करेंगे तो ये साइकिल, और नहीं तो विशेष साइकिल, ये दोनों में से कोई ना एक तो बनेगा ही, या तो अच्छा वाला और नहीं तो बुरा वाला। लेकिन जो गरीब है, अनपढ़ है, डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स हैं, है ना, यहाँ पे देखिए फुलिश पेरेंट्स नहीं लिखा हुआ है, डिसएडवांटेज्ड पेरेंट। इनको एडवांटेज नहीं मिला, इनको एडवांटेज मिला तो ये एजुकेशन लिए, इनको एडवांटेज नहीं मिला। themselves uneducated, themselves lacking in hygiene, keep their children in similarly disadvantaged state. तो यहाँ से बचाना सरकार सिस्टम का काम है, और इसलिए अलग अलग स्कीम्स लाया जाता है। इसलिए बेगरी को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जाती है कि बेगरी ख़त्म हो। इसलिए जो बेगर्स बच्चे होते हैं उसके लिए एनजीओ काम करता है कि चलो तुम स्कूल, चलो तुम बढ़िया खाना खाओ। और यहाँ जापान का एग्जांपल दिया। कंट्रीज लाइक जापान डिड नॉट हैव एनी नेचुरल, कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं। वोल्केनिक आइलैंड है भाई, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, 4 आइलैंड है।
आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से आइलैंड पे टोक्यो है और सबसे बड़ा कौन सा है। होकाइडो, होन्शू, शिकोकू एंड क्यूशू, सबसे बड़ा कौन सा आइलैंड है? 4 आइलैंड है जापान का, और टोक्यो कौन सा आइलैंड पे है? दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स बट डेवलप्ड है। क्यों? और पॉपुलेशन भी नहीं है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेस, लेकिन नेचुरल रिसोर्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्स को नेचुरल कैपिटल में कैसे बदलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग करके बदलेंगे। और इसके लिए क्या चाहिए? आपको ह्यूमन स्किल चाहिए। वो कहाँ है? इन्वेस्टमेंट इन पीपल करके, एजुकेशन, हेल्थ। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल, एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी के बदौलत। यूज कीजिए इस कहानी को। अब मेन एंड वुमेन का है कि विलास सोल्डफिश एंड सकल गॉट अ जॉब एक्टिविटीज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, जो कि पिछले लेक्चर में फर्जीवाड़ा नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसमें सेक्टर्स को डिस्कस किया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई थिंक कि आपको देख लेना चाहिए। बाकी जिद तो नहीं ही करेंगे, काहे कि आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा वो वीडियो देख लीजिएगा तो कैसे प्राइमरी सेक्टर समझ में आ जाएगा, सेकेंडरी समझ में आ जाएगा, टर्सरी समझ में आ जाएगा, और आपका इतना भारी नुकसान होगा, फिर जीडीपी वीडीपी गिरने लगेगा भाई। तो वो नुकसान मत कीजिए, वीडियो मत देखिएगा। द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities. Economic activities. और यहीं पे प्रीलिम्स का सवाल बनता है, मैंने ग्रुप में कल डाला भी था कि मार्केट एक्टिविटीज या नॉन मार्केट एक्टिविटीज। देखिए, एक सवाल पहले पैराग्राफ से बना दिया है ना, बहुत लोग लड़खड़ाए इसमें। इसलिए मैंने बोला था कि ईमानदारी से बिना पढ़े, कहीं बिना देखे हुए, अभी एग्जिस्टिंग नॉलेज से आप बताइएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखती मैक्सिमम लोग को लगता है कि सिर्फ मार्केट एक्टिविटीज जो है वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। नहीं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अगर आप गेहूं उपजा रहे हैं और बेच नहीं रहे हैं मार्केट में, बट आप खा रहे हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आप उपजा नहीं रहते तो कहीं और से आपको जुगाड़ करना पड़ता, तो ये इकोनॉमी का पार्ट है। ये उपजाने के लिए आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, तो मार्केट डायरेक्टली लिंक्ड है इसमें, और सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं आप, है ना। तो सिर्फ मार्केट एक्टिविटी नहीं, नॉन मार्केट एक्टिविटी जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। अब यहीं पे सवाल आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी देखे तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कुछ होता होगा, मार्केट एक्टिविटी देखे तो नॉन मार्केट एक्टिविटी भी है। अब आपसे पूछ देगा मार्केट एक्टिविटी क्या होता है? जो भी चीज़ पेमेंट के लिए, प्रॉफिट के लिए, जिसमें कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो कि भाई हमको पैसा चाहिए, कुछ तो सामान चाहिए, कुछ तो प्रॉफिट चाहिए, अभी चाहिए या फ्यूचर में चाहिए, दैट इज मार्केट एक्टिविटी। लेकिन जहाँ सेल्फ कंजम्पशन इन्वॉल्व हो, जहाँ पे पेमेंट और प्रॉफिट नहीं इन्वॉल्व हो, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है, बाजार के लिए नहीं है। भैया हम बिकाऊ नहीं है, नॉन मार्केट एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ कुछ प्रोडक्शन एक्सचेंज नहीं हो रहा है जनरली, है ना, ये सोशियो कल्चरल पर्सनल मोटिव के लिए किया जा रहा है। जैसे कैलाश सत्यार्थी करते हैं कि भाई बचपन बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, जिसके लिए उनको नोबेल भी मिला, मलाला यूसुफजई और उनको एक साथ मिला था। मलाला यूसुफजई तो जानते ही होंगे, अफगानिस्तान वाली, जो एजुकेशन के लिए बहुत काम की वहाँ की, जिनको गोली मारा गया तालिबानियों द्वारा। ऐसे में यूज़ तो करेंगे ना आप इनका नाम, कैलाश सत्यार्थी का, मलाला यूसुफजई का, इनका जो बुक लिखा गया उसका रेफरेंस तो देंगे ना, 2 लाइन लिखेंगे ना उसके बारे में। नोबेल मिला है भाई। सोशल कल्चरल पर्सनल मोटिव है, सोशल इंटरेक्शन के लिए, पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए, कि हमको अच्छा लगता है भाई, या लीजर के लिए। मार्केट फोर्सेस इसके पीछे काम नहीं करता, इकोनॉमिक लॉ नहीं काम करता, लेकिन इधर मार्केट फोर्सेस काम करेगा, डिमांड एंड सप्लाई काम करेगा, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी काम करेगा। सीजनल जो डिमांड हाई होता है, सीजनल जो डिमांड लो होता है, उसका वो काम करेगा। हम प्रॉफिट के पीछे भागेंगे, उसके यूटिलिटी के पीछे भागेंगे। ये सब मार्केट एक्टिविटी है, और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या तो प्रॉफिट के लिए मार्केट एक्टिविटी हो गया, नहीं तो यूटिलिटी के लिए नॉन मार्केट एक्टिविटी। यूटिलिटी क्या है? सेल्फ कंजम्पशन। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया। तो ये बहुत सिंपल सा प्यारा सा चीज़ है, लेकिन अगर आपको ठीक से नहीं पता है तो आप एग्जाम में गड़बड़ करके आएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको स्टेटमेंट इस तरह से बना के देगा ही, और खासकर इस तरह के सवाल में जो बहुत आसान होता है, तो स्टेटमेंट को इस तरह से बनाता है कि थोड़ा सा आपका ब्रेन वॉश करता है वहाँ पे।
थोड़ा सा ब्रेन वॉश किया, आपको टिल्ट करा देगा कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो तुम सोचो कि खाली मार्केट होगा, नॉन मार्केट नहीं होगा। और उसके बाद फिर आपको ऑप्शन उस तरह से बना के देगा और आप हड़बड़ी में रहेंगे। 150 क्वेश्चन करना, भैया 120 मिनट है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, वो स्ट्रेटजी वीडियो भी नहीं देखे हैं, ना यूपीएससी वाला देखे हैं ना बीपीएससी वाला देखे हैं, तो कैसा हम अटेम्प्ट करेगा भाई। तो हम तो मोहब्बत करेगा, तो हम मोहब्बत कर लिया मार्केट एक्टिविटी से, कहानी खत्म हो गया, मेरा नेगेटिव हो गया। ठीक है। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, सच बात है। हम बोलते हैं युवाल नोआ हरारी का चैपियंस पढ़िए, वहां समझ में आएगा आपको कि कैसे लेबर डिवीजन शुरू हुआ। जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन जिनका उनको तो पता ही होगा। ठीक है। तो लेबर डिवीजन शुरू हुआ, होते 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 धीरे धीरे वो इतना हार्ड एंड फास्ट सेग्रीगेटेड हो गया कि विमेन को ना हम 4 दीवारी के भीतर कैद कर दिए, चूल्हे चौकी में कैद कर दिए। हम भले बाहर पेड़ के नीचे ताश खेलेंगे, बोलेंगे घर से निकल के जाएंगे कि जा रहे हैं काम पे और पेड़ के नीचे बैठ कर ताश खेलने के लिए, लेकिन विमेन रोज काम करना है, सुबह से उठ के शाम तक खाना बनाना ही है, बच्चों को नहलाना ही है, बर्तन धोना ही है, सबसे लास्ट में खाना है, अपना हेल्थ का ध्यान नहीं देना है ना। तो ये होता गया। शीला इज नॉट पेड फॉर सर्विस डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। बूटा अर्न्स मनी, बूटा चौधरी याद है पीछे जो हमने पढ़ा, जो एग्जाम्पल, जिनका लड़का जो है वो सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके काम करता है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय द वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। अब यहीं से प्रीलिम्स का सवाल बना है कि नेशनल इनकम है ना, और यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे देगा कि नेशनल इनकम रिकॉग्नाइज्ड वर्क डन बाय ऑल द वुमेन। ऑल द वर्क डन बाय ऑल द वुमेन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल इनकम। और उस स्टेटमेंट के पहले ऊपर में देगा कि ऑल द वर्क डन इन द फॉर्मल सेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल इनकम। उसके ऊपर एक और इसी तरह का दे देगा कि ऑल द वर्क डन बाय द फॉर्मल सेक्टर ऑफ टर्शरी सेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल इनकम। तो ऑल करते करते करते, और ये लास्ट में एक ऑप्शन में कहीं पे फंसा लेगा आपको, लगा कि अरे ये 3 वो सही है, ये भी सही होगा, उस तरह से करके फंसा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, और ये पता रहेगा तभी तो आप समझेंगे कि क्यों केयर इकोनॉमी का बात किया जा रहा है, क्यों बात किया जा रहा है कि भाई इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। पापा अगर फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, कमा पा रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि मम्मी घर संभाल रही है। मम्मी अगर घर नहीं संभालती, मम्मी भी काम करने जाती, तो घर में किसी मेड को रखना पड़ता काम करने के लिए, किसी आदमी को रखना पड़ता काम करने के लिए, और उसको देना पड़ता हमको 5,000, 6,000, 10,000 रुपये महीना। अगर आप पटना में रहते हैं तो आपको कम से कम 5,000 रुपये महीना देना पड़ेगा कि आप 2 टाइम आके खाना बना दीजिए, 2 लोग का, 3 लोग का। तो ये 5,000 का काम तो मम्मी सिर्फ खाना बना के कर दे रही है, उसके अलावा बाकी जो केयर वर्क कर रही है, तो मम्मी भी जो घर में बैठे बैठे 30,000 का काम कर रही है ना, वो भी जीडीपी में इंक्लूड होना चाहिए, उसको भी काउंट करना चाहिए। ये डिमांड उठते रहता है, केयर इकोनॉमी का बात चलते रहता है। अब तो ये इतना फॉर्मल लेवल पे डेवलप हो रहा है। अभी पीछे हमने देखा कि यूपी बिहार का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, केरल का पॉपुलेशन कम हो रहा है, और वहाँ पे जो यंग लोग हैं वो गल्फ कंट्री में चले गए हैं कमाने के लिए, वहाँ से पैसा भेजते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन था। यूपी बिहार वाले कहाँ जाते हैं? वो भी गल्फ में जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं वहाँ पे जाके। ये लोग जाते हैं थोड़ा हायर लेवल का, नर्स का जॉब करते हैं, टेक्नीशियंस का जॉब करते हैं, इंजीनियर्स का जॉब करते हैं। अब यहाँ पे बूढ़े बूढ़ी जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो यहाँ पे अकेले रह रहे हैं, इनको केयर करने के लिए लोग चाहिए। तो यहाँ का जो यंग पॉपुलेशन है वो यहाँ जाके वो काम कर सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे पैसा ज़्यादा कमा रहा है। ये जो यहाँ से आएगा वो बोलेगा कि भैया हमको 10,000 रुपये महीना और खाना पीना दे दीजिएगा तो हम रह के आपका काम कर देंगे। ये बोलेगा कि ठीक है भाई, हम यहाँ पे 1 लाख रुपये अर्न कर रहे हैं तो 10,000 रुपये इसको हम दे देंगे, तो ये देख रेख करेगा। बाकी 20,000 रुपये दे देंगे तो मम्मी पापा का महीने का खर्च चल जाएगा। तो 30,000 रुपये में सब चल रहा है, बाकी बचा 70,000 रुपये। 70,000 रुपये में 40,000 रुपये सेव करेंगे और 30,000 रुपये यहाँ का अपना खर्च है, 40,000 सेविंग हुआ, इधर इसको रोजगार जनरेट हो गया। ये केयर इकोनॉमी का पार्ट है, ये अभी डेवलप होने वाला है। सेम गोज विद जापान और इंडिया, कि जापान में लोग बूढ़े हो रहे हैं तो जा रहे हैं, आप केयर करने के लिए जा सकते हैं। जहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ भी यंग पॉपुलेशन है, तो एल्डरली पॉपुलेशन का ध्यान रखने के लिए यूएस जा सकते हैं। तो हाउस होल्ड वर्क को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर लेबर मार्केट। हाउस होल्ड वर्क को लेबर मार्केट माना ही नहीं जाता है। ठीक है, जब उनको बराबर एजुकेशन स्किल मिलेगा तो भाई बराबर पेमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलता है। अरे बराबर एजुकेशन स्किल मिलने के बाद भी बराबर पेमेंट नहीं मिलता, वो तो इतना सारा लॉ आ गया, और टर्सरी सेक्टर, आईटी सेक्टर वगैरह में इक्वालिटी है, अदरवाइज तो स्थिति खराब ही रहता है।
वुमेन्स आर पेड लो कंपेयर टू मैन, जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। ये सब मनी और बैंकिंग वाले चीज़ में हमने, सॉरी, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर वाले चीज़ में डिस्कस किया हुआ है। जॉब सिक्योरिटी, पेंशन वगैरह सब कुछ, फॉर्मल इनफॉर्मल। इरेगुलर एंड लो इनकम होता है, एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज जैसे मैटरनिटी लीव। अब ये तो फॉर्मल सेक्टर में मिलता है ना, 26 वीक का। ये भी यूपीएससी में सवाल आया हुआ है, ये भी बीपीएससी में, आई प्रे टू गॉड कि यूपीएससी में आ चुका है, बीपीएससी में पूछ ले, बाकी स्टेट सर्विसेज में पूछ ले। चाइल्ड केयर, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, देख रहे हो, यही यही ये जो वर्ड्स है, यहीं से सवाल बनते हैं यूपीएससी के लिए। ये सोशल सिक्योरिटी तो पूछ लिया, अटल पेंशन योजना के बारे में बताओ, मैटरनिटी लीव तो बता दो कितना वीक के लिए है ना। चाइल्ड केयर, ठीक है, तो बता दो कि भाई आंगनवाड़ी का क्या स्कीम है और कितना साल का बच्चा लोग को टेक केयर करना होता है। बस रीज़न ये है सवाल पूछने का। रटवाना नहीं चाह रहा आपसे, सिर्फ देखना चाह रहा है कि आपने जो 9th में एनसीईआरटी पढ़ा था तो आपको समझ में आया था कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, या बस आप ऐसे ही पढ़ के निकल गए यहाँ से। वुमेन विथ हाई एजुकेशन पेड एट पार, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जाके देखिए दबदबा है वुमेन का। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन लिटरेसी, डिपेंड्स अपॉन हेल्थ, इट डिपेंड्स अपॉन स्किल, इट डिपेंड्स अपॉन इंटेलेक्चुअल। लिटरेसी रहेगा, फिर और अच्छा एजुकेशन होगा, और बढ़िया एजुकेशन होगा, हायर एजुकेशन होगा, हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल बढ़ेगा, हम नया नया इन्वेंशन कर सकते हैं, नया डिस्कवरी कर सकते हैं, नया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ये सब को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसरो आज के डेट में बाकी कंट्रीज का छोटा छोटा सैटेलाइट जोड़ के और भेजता है स्पेस में, मतलब भाड़े पे भेज रहा है। इसरो अपना पीएसएलवी और जीएसएलवी को भाड़ा का गाड़ी जैसा यूज कर रहा है, पियागू जैसा, पियाजू बोलते थे हम लोग गाँव में, पियाजू टेम्पू। पटना से अपना गांव जाना होता था तो पियाजू में बैठ के जाते थे, 10 रुपया भाड़ा लगता था। तो इसरो अपना पीएसएलवी को, जीएसएलवी को यही ऑटो, यही ओला उबर बना दिया है कि भेजेंगे। ये क्यों संभव हो पाया? उस देश के लिए कैसे संभव हो गया जो कटोरा लेके भीख मांग रहा था, जिसको सुअर से भी खराब खाने के लिए PL 480 दिया गया था अनाज, और तब ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हमको स्पार्क मेरे अंदर जला। वो कैसे आज यहाँ पे पहुँच गया है? इंटेलेक्चुअल कैपिटल के बदौलत, IITs के बदौलत, NITs के बदौलत, और भी बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIMs, ये एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट हुआ था। आज यहीं से पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख के निकलते हैं, बोलते भैया रिजर्वेशन बहुत खराब पॉलिसी है, ये रिजर्वेशन देश को दीमक के जैसा खोखला कर दी से, अंदर से चाट गई से। और क्वेश्चन आ जाएगा मेंस में, रिजर्वेशन पॉलिसी को एनालाइज कीजिए। आप तो खाली लिखिएगा दीमक है, खोखला है, चट गया है, बर्बाद कर दिया है, कास्टिज्म फैला रहा है। ले पॉजिटिव कोई रिपोर्ट, किसी मिनिस्ट्री का रिपोर्ट पढ़ा आपने, किसी NGO का रिपोर्ट पढ़ा आपने, रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी फेलियर है कि सक्सेस है, या पार्टली फेलियर पार्टली सक्सेस है? कुछ काम किया कि नहीं किया? ना, हमको कहाँ मतलब है भैया, हम तो देखते हैं अमीश देवगन को, बहुत बढ़िया एडिटोरियल है, क्या लाजवाब डिस्कशन डिबेट करता है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आपके लिटरेसी पे डिपेंड करता है, आपके हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है। 50 साल ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और 30 साल में आप लेबर मार्केट में एंटर करेंगे, या 25 में भी, तो 25 ही साल में काम कर पाएंगे। लेकिन अगर 70 साल आपका लेबर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो आप 60 तक 65 तक तो अभी रिटायरमेंट का एज हो गया, तो वैसे ही आप 25 और 15 40 साल तो वैसे ही काम करेंगे, और रिटायरमेंट के बाद भी आप काम करते रहेंगे। तो हेल्थ रहेगा तो आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, स्किल रहेगा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। तो ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री जो है ना, वो पूरे पॉपुलेशन के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई नहीं यहाँ बच पाएगा भाई। जिसमें होगा क्वालिटी वही लाएगा ग्रोथ रेट। Illiterate and unhealthy population are liability for the economy. Literate and healthy, they are asset. ठीक है, कितना सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है, लेकिन यही चीज, सेम चीज आपको लिखने के लिए बोल दिया, आपको लग रहा होगा अरे ये तो बड़ा बच्चा जैसा है, लिखने बोल दिया जाना, तो इन टर्म्स को नहीं आप यूज कर पाएंगे, इन वर्ड्स को नहीं यूज कर पाएंगे। ये देखिए 1951 में क्या था लिटरेसी रेट, अगर आप
ओवरऑल लिटरेसी देखिए तो 30 से कम है। मेल का देखिए तो 20 के आसपास है। फीमेल का अगर आप देख लीजिए तो 10 से भी कम है। बताइए, बोलिए। और आज 2011 का अगर सेंसस आप देखते हैं तो अराउंड 80% के आसपास लिटरेसी है। तो ये बढ़ा, हमने क्या किया, एजुकेशन पे खर्च किया। एजुकेशन पे खर्च किया तो ग्रोथ रेट आया, बढ़ा इकॉनमी धीरे धीरे। जितना हमने खर्च किया उसी रेस्पेक्ट में हमको मिला। अब बीच में वॉर हो गया, बीच में ड्रॉट ईयर आया, बीच में फैमाइन आया, बीच में अनस्टेबल गवर्नमेंट्स आया, पॉलिटिकल टर्मोइल आया, सोशल टेंशन आया, कम्युनल टेंशन आया, मंदिर मस्जिद हुआ, कोई ताला खुलवा रहा है, कोई साहबानो केस पास करवा रहा है, तो सोसाइटी डाइग्रेस हो गया। और इसी बीच में क्योटिक सिचुएशन में एलपीजी हुआ, खूब पैसा आया बाहर से, लेकिन एक ही सेक्टर में, वो आपको पिछले वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो ये है, ये जरूरी है। आज जो हमारे पास, जो हम अमेरिका से जाके बैठ के बात करते हैं ना, अमेरिका हमको पूछता नहीं था। उसका रीजन है कि हम एजुकेटेड हो गए। आप गांव में बहुत गरीब घर से थे, कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन जैसे ही पढ़ के बीपीएससी आपका हुआ तो गांव का जो सबसे रईस आदमी है वो माला लेकर लाइन में सबसे आगे खड़ा रहेगा, अपना फॉर्चूनर भेज देगा आपको पटना जंक्शन से, और आपके जो भी लोकल जंक्शन है, या पटना एयरपोर्ट या दरभंगा एयरपोर्ट पर आपको रिसीव करने के लिए, या आपके गाँव में जहाँ कहीं भी आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं। होता है कि नहीं होता, रैली निकलता है, AIR-1 रैली निकल रहा है, उसके पहले कोई पूछ नहीं रहा था। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल, ये सब हमने डिस्कस कर दिया। एलिमेंट्री एजुकेशन देखिए ना, आर्टिकल 21A, फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड किया गया। अमेंडमेंट आप बताइएगा कि कौन सा अमेंडमेंट था। स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल, साइकिल दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल बना रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना लेके आ रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लेके आ रहे हैं, पॉस्को एक्ट को स्ट्रिंजेंट बना रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम में गर्ल्स के लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, उनको ज़्यादा सब्सिडी मिल रहा है, ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पे चीज़ें मिल रही हैं। ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि हमारा इकॉनमी ग्रो हो, हमारा सोसाइटी ग्रो करे। नवोदय विद्यालय हर जिले में खोला गया। प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड, एजुकेशन पे जो बजट का है उसको बढ़ाया गया। देखिए ना, 2013-14 में 3.5% तब यही बात कर रहे थे। 1951-52 में 0.64%। पढ़ाई कहाँ, पहले तो पेट भर ले, पेट भरने के लिए पैसा नहीं था। एक जगह से दूसरे जगह 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए पैदल जाना पड़ता था। तो बहुत सारा मल्टीपल काम जो है एक साथ देश पे आ पड़ा था। पार्टीशन हुआ, कम्युनल टेंशन, वायलेंस हुआ है, गरीब है, कोल्ड वॉर चल रहा है, हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के पार्ट हैं, ये सब। तो एजुकेशन पे खर्च नहीं हुआ। वो बढ़ाते बढ़ाते अभी हम 3.5% पे पहुंचे हैं। लिटरेसी रेट देख लीजिए, 18%, अभी 74%। अभी मतलब कि ये किताब 2010-11 की बात कर रहा है। तो ये सब वही सब चीज़ें लिखी गई है। केरल और बिहार का एग्जाम्पल यहाँ पे कर लिया। और पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, सर्व शिक्षा अभियान इज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, इसलिए ये स्कीम लाया जाता है। देखिए वही लैंग्वेज में लिखा गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ या लिख रहे हैं तो भाई साहब आप ट्रबल में हैं, बहन साहब आप ट्रबल में हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है। बैक टू स्कूल कैंप, ब्रिज कोर्सेज डेवलप करना, कि भाई जो बड़ा हो गया उसके लिए क्या करें, तो ब्रिज कोर्स बना दो कि ठीक है तुम 10th पास हो ना, कम पढ़े थे, या 12th पास हो या ग्रेजुएशन हो बट स्किल नहीं डेवलप हुआ, एक ब्रिज कोर्स कर लो, 6 महीने का है, साल भर का है, ये कर लोगे तुमको नौकरी मिल जाएगा 20,000 का, फिर एक्सपीरियंस होगा और प्रमोशन होगा। मिड डे मील स्कीम, इनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन और न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। तो मिड डे मील स्कीम से क्या हो गया, हेल्थ भी हो गया, एजुकेशन भी हो गया, दोनों। 11th प्लान, इंक्रीज द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, उसके लिए काम किया गया। अब यही आपसे पूछ दिया जाएगा कि 11th प्लान में एजुकेशन पे किस चीज पे ध्यान दिया गया था? एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए ध्यान दिया गया था। हेल्थी वर्कर नहीं होगा, काम नहीं कर पाएगा। हेल्थ ऑफ ए पर्सन रियलाइज इज पोटेंशियल
हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। ये होता है हेल्थ, कि आपका जो पोटेंशियल है वो कैसे आप निकालेंगे। आप बीमार पड़ गए, तबीयत खराब हो गई, तो आप जितना लेक्चर बना सकते थे नहीं बना पा रहे हैं। मेरी तबीयत खराब है, मैं जितना लेक्चर बना सकता था नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि अपने पोटेंशियल को मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं उसको उठा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है। हेल्थ अच्छा होगा तभी कर पाएंगे। हेल्थ अच्छा रहेगा तभी अपनी इलनेस से हम फाइट करेंगे, नहीं तो पता चला कि 20 दिन ये चलते रहेगा। एन अनहेल्दी पर्सन इज लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस रियलाइजिंग वंस वेलबिंग, और इसी से सोसाइटी का भी वेलबिंग है, अदरवाइज ये लायबिलिटी हो जाएगा। जो दिव्यांग भाई बहन हैं, जो दिव्यांगजन हैं, तो आज के डेट में तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उनके लिए फिर भी थोड़ा सा सुविधा है। अदरवाइज क्या था, उनको लायबिलिटी माना जाता था कि भाई अनहेल्दी हैं, क्योंकि वो चल नहीं सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते। तो शुरू से ही ये दिमाग में रहता था कि इनको तो ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं है। आप कितने लोग को देखते हैं कि जो दिव्यांग है और वो IAS है? कितने दिव्यांग को आपने, IPS तो खैर नहीं देख सकते, IRS है, इक्का दुक्का, और उसी कहानी को लेके फिर हम मोटिवेशन का डोज लेते रहते हैं। हम ये नहीं समझते कि ये स्थिति क्यों है, ये क्यों स्थिति है, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस प्रायोरिटी ऑफ कंट्री होना चाहिए। आवर नेशनल पॉलिसी टू हेल्थ केयर पर ध्यान देते हैं, तो आयुष्मान भारत स्कीम लेके आए हैं हम। वय वंदन योजना लेके आते हैं, मातृ वंदन योजना लेके आते हैं, मातृ और शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाते हैं, जननी शिशु सुरक्षा योजना लेके आते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। टीबी का मरीज है उसके लिए शायद 500 रुपया पर मंथ है। निक्षय पोर्टल को खोल के देखिएगा, टीबी के लिए है, ये भी पूछा जा सकता है निक्षय पोर्टल क्या है। स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, नया नया एम्स खुल रहा है, रीजन ये है। ठीक है, कितना सिंपल है, सिंपल येट कॉम्प्लेक्स, सिंपल येट टफ। लेकिन अगर जिसने पढ़ लिया कर लिया तो उसके लिए टफ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? सकल्स मदर शीला, पीछे का कहानी देखते हैं। डोमेस्टिक काम कर रही थी, बूटा सिंह खेत में काम कर रहे थे, बूटा चौधरी जी। उसका जो भाई बहन है सकल का, जीतू और सीतू, ठीक है, वो घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? कि अनएम्प्लॉयड है? ये तो घर का काम कर रही है और ये दोनों खेल रहा है। कितना बेहतरीन एग्जाम्पल देखिए। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप काम करने के लिए विलिंग है, आप चाहते हैं काम करना, टू वर्क एट द गोइंग वेजेस, जो वेज मिल रहा है, आप ज्यादा वेज नहीं ढूंढ रहे हैं कि हम 1000 रुपया लेंगे इस काम का। हम इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं तो हमको भैया 2000 रुपया चाहिए पूरा इकोनॉमी पढ़ाने का। हम प्रिवेलिंग वेजेस पे पढ़ा रहे हैं कि ठीक है 1000 रुपया दे दो, हम पूरा इकोनॉमी पढ़ा देंगे। हम विलिंग हैं प्रिवेलिंग वेजेस पे, और उसके बाद भी हमको काम नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी हमको सब्सक्राइबर नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी व्यूअरशिप नहीं मिल रहा है, तब हम अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं, हम अनएम्प्लॉयड हैं। अदरवाइज क्या है, अगर हम विलिंगली कि भाई कि नहीं हम इस बेस पे तो काम नहीं करेंगे, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे। फिर तो हम स्वेच्छा से अनएम्प्लॉयड है कि हमको बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के हम तलाश में। तो उसको ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, कि ट्रांजिशन हो रहा है इधर से उधर। ठीक है, तो शीला जी जो हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो इनका चॉइस है कि बच्चों का ध्यान रखना, घर का काम करना है, पिताजी खेत पे काम कर रहे हैं ताकि पढ़ लिख सके। जीतू और सीतू ये काम ढूंढ ही नहीं रहा, ये बच्चा है, खेल रहा है, अनएम्प्लॉयड नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का जब भी बात आएगा, विलिंग भी होना चाहिए एट द गोइंग प्रिवेलिंग वेजेस, तब अनएम्प्लॉयड होगा, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। वर्कफोर्स पॉपुलेशन, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड पे ऐसे तैयार कर लीजिएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे करते हैं ना, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पे भी करना है। ठीक है, मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली, नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड, कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, और बाकी तो ये सब खेल ही रहा है तो अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। इसके बाद आता है सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, की सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड है। ये भी हमने पीछे डिस्कस किया है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वाले में। सीजनल क्या होता है कि जब खेती का सीजन है तो आपको 4 महीने काम मिला मॉनसून के टाइम पे, उसके बाद क्या है, बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है कि सीजन पे ही काम मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। तब ये लोग माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज की तरफ और वहां जाकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लेबर्स का काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर, कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, ये भी एक इशू है। आफ्टर एग्रीकल्चर
जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर टू एब्जॉर्ब द लेबर फोर्सेस आफ्टर एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर से फिर वहां जा ही रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, डिस्गाइज्ड क्या होता है? छुपा हुआ, डिस्गाइज्ड है, छुपा हुआ है। जो काम 2 लोग कर सकते थे, उसी काम में 5 लोग लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि और दूसरा कोई काम है नहीं, तो क्या करें? तो घर से निकले 5 लोग खेत में काम कर रहे हैं। तो ये 3 लोग क्या कर रहे हैं? क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं? वैल्यू एडिशन जीरो है। काम कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन जीरो है। यहाँ काम नहीं करते तो कहीं और काम करते तो वैल्यू ऐड करते तो अच्छा होता, लेकिन अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो इसलिए क्या करें? घर बैठे रहेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाएगा, तो इसलिए खेत में काम कर रहे हैं। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। छुपा हुआ, दिख नहीं रहा, लग रहा है कि काम कर रहे हैं, दे आर अपेरेंटली वर्किंग, बट उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल एडिशन जो है वो बहुत जीरो है, जीरो है, कुछ नहीं है। ये पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हमने। इसलिए बोलते हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एलाइड सर्विसेज, एलाइड सेक्टर को डेवलप करना जरूरी है। डेयरी फार्मिंग जरूरी है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाना जरूरी है, छोटा छोटा माइक्रो स्केल पे इंडस्ट्री लगाना जरूरी है, ताकि जो 3 एक्स्ट्रा यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, वो यहाँ जाके काम करें और इकॉनमी ग्रो हो, रूरल इकॉनमी भी ग्रो हो, देश का भी इकॉनमी ग्रो हो। और जब ये सब ग्रो होगा तो इसके इर्द गिर्द टर्शरी सेक्टर ग्रो होगा, इसके इर्द गिर्द सर्विस सेक्टर ग्रो होगा। दुकान खुलेंगे, होटल खुलेगा, कैफे खुलेगा, कॉफ़ी पिएंगे, चाय पिएंगे, पार्क खुलेगा, सिनेमा हॉल खुलेगा, एक पूरा शहर डेवलप होगा। आप देखिए फॉर एग्जांपल जमशेदपुर लेते हैं, ठीक है, आसपास क्या था? प्राइमरी रिसोर्स था, प्राइमरी सेक्टर माइनिंग हुआ, माइनिंग करके कहाँ ले गए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। क्या किए? वहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके बाद उसको बेच रहे हैं। इसके इर्द गिर्द पूरा सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ, और जमशेदपुर एज ए सिटी डेवलप हुआ, जहाँ आपको प्राइमरी रिसोर्स भी मिलेगा, सेकेंडरी सेक्टर भी मिलेगा, टर्शरी सेक्टर भी मिलेगा। आपको बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल, डॉक्टर भी मिलेगा, बेहतर से बेहतर इंडस्ट्री भी मिलेगा। इसके आसपास छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिलेगा, जो टाटा स्टील में जो है वो नट बोल्ट सप्लाई करता है, शीशा सप्लाई करता है। इसके इर्द गिर्द और छोटा छोटा इंडस्ट्री मिलेगा, जो पत्थर बनाता है, पत्ती बनाता है, स्क्रू बनाता है, चाट, पापड़, फोचका, अचार, सबका इंडस्ट्री मिलेगा छोटा छोटा। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया पूरा एनआईटी जमशेदपुर के पास है। तो कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पूरा कहानी जुड़ा? तो इसको, ये जो डिस्गाइज्ड है, इसको अगर हम खत्म करेंगे ना, तो ये पूरा कहानी डेवलप हो सकता है, समझे? इसलिए गाय खरीदने के लिए, डेयरी फार्मिंग लगाने के लिए, मुर्गी का व्यवसाय करने के लिए सरकार कैपिटल प्रोवाइड करवाती है, इसलिए वो ज़रूरी है। इसलिए जब आप सर्विस में जाएंगे तो ये सब काम को ठीक से करवाएंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बता दिया आपको, डिस्गाइज्ड बता दिया आपको, ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कि भाई हम पढ़े लिखे हैं, अब हम जितना पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से हमको जॉब नहीं मिल रहा, तो हम छोड़ दिए, भी नहीं कर रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी के तलाश में हैं। और ये बहुत बड़ा इशू है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज़ में, कि भाई हम चाहते हैं जैसा जॉब वैसा हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर, पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन है कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, हम चाह रहे हैं काम करना, हम जैसा पैसा चाह रहे हैं मिल नहीं रहा है, और जो कंपनी जैसा स्किल खोज रही है वैसा मिल नहीं रहा है। जैसे आज के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में, इंजीनियरिंग मतलब बहुत मेहनत करके आईआईटी एनआईटी में पहुंचते हैं, ठीक है, आईआईटी निकाला, ट्रिपल ई निकाला, लेकिन कॉलेज में जाके क्या होता है? 4 साल, 4 years, डब्बा गोल, तो स्किल तो डेवलप हुआ नहीं। अब हम चाहते हैं कि हमको निकलते के साथ 20 लाख का पैकेज लग जाए, 30 लाख का पैकेज लग जाए, नहीं लगता। कंपनीज लेके जाती हैं, फिर वो स्किल प्रोवाइड कराती है, 6 महीने साल भर ट्रेनिंग देती है। इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है, अमिताभ कांत का स्टेटमेंट बहुत बार है कि 70% इंजीनियर जो हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता उनको। यहाँ तो आईआईटी एनआईटी की बात कर, हम प्राइवेट कॉलेज जो कुकुर मुत्ते की तरह खुल गए हैं, क्योंकि बिहार यूपी जैसे स्टेट में लगता है कि इंजीनियर बन गए तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया। गार्जियंस को ऐसा लगता है, तो अपना खेत जमीन सब कुछ बेच बाच के और 2 कौड़ी के प्राइवेट स्कूल से बीटेक करवाते हैं। लड़का भी कॉलर चौड़ा करके चलता है, कह रहा है हम इंजीनियर, अरे भाई दहेज लगो 20 लाख। पढ़ा क्या है कॉलेज में? तो मास्टर को खुद ही नहीं आता था इंजीनियरिंग का स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख पाएंगे अभी, तो गुजरात में जाके किसी पाइप का फैक्ट्री में फिर हमको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, वहाँ जाके 8,000 में हम काम करते हैं, लेबर से भी कम पैसे में। 5 साल 7 साल काम करने के बाद फिर 20,000 25,000 मिलना शुरू होता है। ये है स्थिति।
अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? वेस्टेज ऑफ मैन रिसोर्सेज है, ऑब्वियस सा बात है। एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बन जाता है। होपलेसनेस, डिस्पेयर, दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, और यहीं से फिर आएगा सोशल टेंशन। खाली दिमाग शैतान का घर। ग्रेट सोशल वेस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ओवरलोड होगा, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, उन पे पूरा डिपेंडेंसी हो जाता है। घर में एक आदमी कमा रहा है, बाकी 2 आदमी बैठ के खा रहा है, 4 आदमी बैठ के खा रहा है। बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पे काम चलेगा, और फिर वीसीएस साइकिल शुरू होगा, खराब वाला साइकिल शुरू होगा। एक खराब से दूसरा, दूसरा से तीसरा, और धीरे धीरे हम गरीब होते जाएंगे। सुना होगा आपने कि अरे हमारे दादा जो थे ना, परदादा के पिताजी, वो बहुत बड़े आदमी थे। आज ना हम लोग रिक्शा चला रहे हैं, हम तो मुगल खानदान से थे। वैसा बिजनेस साइकिल में घुसे कि मुगल खानदान से आगरा में अब रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए। वही ताजमहल जो उनके पूर्वज ने बनवाया था, वही ताजमहल पहुंचाते हैं बाकी लोग को रिक्शा पर बिठा के। तो है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी। डिप्रेस्ड इकोनॉमी का बहुत सारा इंडिकेटर है, उसमें है एक इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। वेस्ट हो रहा है रिसोर्स, लायबिलिटी बन रहा है इकोनॉमी पे। ठीक है। अब पुअर लोग तो है भाई, वो फालतू तो बैठ नहीं सकते हैं, खाना खाना है, एक टाइम का खाना चाहिए, कम पैसा पे भी काम करते हैं। इंगेज इन एनी एक्टिविटी इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। तो जो रिच लोग हैं वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड रह सकते हैं, बट जो पुअर लोग हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पे काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार इनके लिए भी स्कीम लेके आती है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम लेके आती है, सीखो कमाओ स्कीम लेके आती है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, खेती, माइनिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर है, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चलता है। कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अपना खेत है, 10 लोग भी काम करो, क्या दिक्कत है। बट अब यहीं पे पॉजिटिविटी है कि इस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ तो बेहतर होगा, कुछ तो फायदा होगा, कि भाई इससे सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन आता है कि 2 लोग करते तो फिर बोलते हैं कि तुम लोग तो कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो इसलिए 5 लोग जाके काम करते हैं, तो फिजिकल इनका फटीग कम होता है। ठीक है, भले कम कमाते हैं लेकिन मेहनत भी थोड़ा कम हो जाता है, सबका शरीर थोड़ा बचता है, और सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है, रिड्यूस द हार्डशिप, और सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन तो सेंस ऑफ शेयर रहता है कि हाँ ठीक है, सब मिलकर मिल बांट के खाएंगे, तो सोशल टेंशन को खत्म करता है। नहीं तो यही 3 लोग फिर झंडा लेकर निकलते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, कम से कम खेत में काम कर रहे हैं। रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर बट डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी। हार्डशिप को रिड्यूस कर देता है लेकिन गरीबी नहीं खत्म हुआ ना। वही जो 2 आदमी काम कर रहे हैं तो वो अब 5 आदमी कर रहे हैं, तो गरीबी तो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, लेकिन हार्डशिप को कम कर देता है। तो सरप्लस लेबर को माइग्रेट करना पड़ता है, चाहे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो। माइग्रेट करेंगे, जाके शहरों में काम करेंगे, चीप लेबर का काम करेंगे। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, डिक्लाइनिंग इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, जो कि पहले मतलब इस पर हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर, कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। और ये कहाँ मूव कर रहे हैं, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, और ज़्यादा सेकेंडरी में कर रहे हैं, टर्सरी में भी कर रहे हैं, काफ़ी कर रहे हैं। टर्सरी सेक्टर में वैसा सेक्टर जहाँ पे कि रेम्यूनरेशन कम है, जैसे ट्रक चलाना, टेम्पो चलाना, ये सब चीज़ में। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये वो सब कुछ। तो सेक्टर्स हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ये स्टोरी ऑफ विलेज है, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये सवाल है, इन सवालों को जरूर आप एक बार देखिए और इनको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, सोचने का कोशिश कीजिए इस पर, बहुत खूबसूरत सवाल है। तो ये था इकोनॉमी का NCERT का चैप्टर 2 का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया फीडबैक में बताइए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक शेयर कीजिए। BPSC बेसिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। BPSC बेसिक्स एंड BPSC बेसिक्स एस्पिरेंट्स टॉक दोनों चैनल हैं। आपको कोई फीडबैक देना है, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC और BPSC,
आप किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं. आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर यू. साइनिंग ऑफ, BPSC बेसिक्स.